नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 निर्भीक आवाज। एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर अस्थि विभाग डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर एक सेमिनार, एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें आगरा के जितने भी अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शरीर की अस्थि यानी हड्डी रोग से विशेषज्ञ संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उनका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। एशियन मेडिकल के अंदर प्रतिदिन कम से कम 300, 400, 500 मरीज रोजाना हड्डी रोग से संबंधित आते हैं, जिसमें 40-50 मरीज केवल घुटनों के होते हैं। घुटनों से संबंधित बीमारियों का और अस्थि रोग से संबंधित अनेक बीमारियों का यहाँ पर डॉक्टरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। आइए हम उन सम्मेलन में जानने का प्रयास करते हैं कि सम्मेलन में कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई और डॉक्टर साहब से मिलेंगे और जानेंगे कि वो सम्मेलन में किस प्रकार से मरीजों की और बातें सामने आएंगी जो हड्डी रोग विशेषज्ञ से संबंधित है। जैसा कि बताया गया कि अस्थि रोग विभाग में लगभग 300-400 मरीज प्रतिदिन ओपीडी विभाग में आते हैं, जिसमें से लगभग 40-50 मरीज घुटने की बीमारी के आते हैं, जिनका उपचार एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा में सस्ता एवं सफलतापूर्वक किया जाता है। आगरा आर्थोपेडिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कपूर व सचिव डॉक्टर राकेश मोहनिया द्वारा बताया गया कि इस सम्मेलन में आगरा एवं अन्य जिलों के लगभग 100 हड्डी रोग विशेषज्ञ में प्रतिभाग किया है। इसमें देश विदेश से घुटने के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, डॉक्टर CS यादव, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुमित अरोरा, डॉक्टर अनिल अरोरा, डॉक्टर SS प्रसाद, डॉक्टर दीपेक जोशी, डॉक्टर अजय, डॉक्टर गौरव राजपाल, डॉक्टर अरुणिम स्वरूप, डॉक्टर कृतेश मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल और अन्य प्रख्यात फैकल्टी द्वारा प्रतिभाग कर यहाँ बताया गया। इस सम्मेलन में एसएन मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग के डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा एवं डॉक्टर विवेक मित्तल, संयुक्त आयोजक सचिव डॉक्टर KS दिनकर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर हेमंत सिंह चाहर एवं डॉक्टर मयूर गुप्ता वैज्ञानिक सचिव के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आज के जो सम्मेलन हो रहा है सर, उस सम्मेलन से संबंधित सारी जानकारियां बताइएगा। ये एक दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। ये जोड़ों की समस्या जैसे घुटने का है उसके ऊपर किया जा रहा है। इसमें जोड़ खराब हो जाते हैं उस पर प्रत्यारोपण करना, किस मरीज को ज़रूरत है ऑपरेशन की, किसको नहीं ज़रूरत है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, कौन सा जोड़ डलना चाहिए, इन सब के ऊपर चर्चा है। इसके साथ ही जो स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं जिसमें कि धागे टूट जाते हैं ACL PACL, उसका रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होगा, कैसे उसमें क्या इम्प्लांट डलेंगे, इसके बारे में भी मंथन करने देश के भर के विशेषज्ञ आए हुए हैं जो इस पे मंथन कर रहे हैं। और इनकी जो मंथन है वो हम लोग आगे पब्लिक के लिए अवेयरनेस के रूप में आगे प्रकाशित करेंगे। ये सारी सुविधाएं एसएन मेडिकल के लिए एशियन मेडिकल में जारी रहेंगी। ये एसएन मेडिकल में नी रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी दोनों अवेलेबल है। अभी भी 10 साल से हो रहा है और आगे इसको और डेवलप करने के लिए एक कोशिश की गई है। लगभग कितने हड्डियों से संबंधित मरीज, अस्थि रोग से संबंधित मरीज आते होंगे? यहाँ 300 से 400 पेशेंट डेली OPD आती है, जिसमें घुटने के मरीज करीब मान के चलिए 50 से 100 के बीच में आते हैं। ओके सर, धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत कपूर जी। आज हम इनसे जानेंगे कि एसएन मेडिकल के अंदर अस्थि रोग से संबंधित ये जो सम्मेलन रखा गया है, उसमें कौन कौन सी जानकारियां वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा दी गई हैं। आइए हम पूरी जानकारी जानते हैं। रजत जी, इस सम्मेलन की पूरी जानकारी बताइएगा सर। ऐसा है, ये सम्मेलन जो है इसमें बेसिकली 2 प्रोग्राम हैं जो नी अपडेट है हमारा। इसमें आर्थ्रोप्लास्टी, कूल्हे और घुटने प्रत्यारोपण के ऊपर एक तो लेक्चर्स दिए गए हैं जो हमारे मतलब ऑल ओवर इंडिया रिनाउंड फैकल्टी जो हैं, जैसे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा सर जो एक्स प्रोफेसर हैं एम्स के, आजकल अपोलो में डायरेक्टर हैं,
आर्थ्रोप्लास्टी के, डॉक्टर CS यादव, डॉक्टर AS प्रसाद कानपुर से। ये जो मतलब रिनाउंड फैकल्टीज आई हैं, इन्होंने बेसिकली नी और हिप रिप्लेसमेंट में बेसिक टेक्निक्स और एडवांस टेक्निक्स जो आई हुई हैं उस पर बेसिकली अपने व्याख्यान दिए हैं कि आजकल डे टू डे प्रैक्टिस में क्या क्या जैसे सर्जरीज में चैलेंजेस फेस करते हैं और किस तरीके के पेशेंट हम डे टू डे जो आते हैं और हमें नई चीज़ें उनमें देखने को मिलती हैं। तो एक तरीके की जो ये सब सर्जरीज जो कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग सर्जरीज हैं। साथ ही में जो स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड एक जो सेकंड सेशन है जो कि अभी स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें हमारे प्रोफेसर डॉक्टर दीपक जोशी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग से आए हुए हैं, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड के ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। और भी डॉक्टर आए हैं जैसे मेरठ से डॉक्टर अरुणिम स्वरूप, डॉक्टर अजय स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर से, उनके भी अभी लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही देर में। तो इस तरीके का कार्यक्रम है ये पूरा। बेसिकली वो अपनी लाइव सर्जरी दिखाएंगे कि किस तरीके के चैलेंजेस वो फेस करते हैं डे टू डे। लाइव रिकॉर्डेड सर्जरीज हैं उनके पास अपनी, तो उस पर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे बेसिकली। थैंक यू। Reduce risk of any complications as compared to PCAP without any difference in the patient-reported outcome measures. So my experience is we completed 2 projects and 3 postgraduate theses in UKR. This was my first case, mother of a neurosurgeon, and her symptoms were trigeminal arthritis by isolated tibiofemoral replacement without patellar resurfacing. The patient has patellofemoral arthritis. Patient has patellofemoral symptoms. You treat it by isolated tibiofemoral replacement without patellar resurfacing. So I don't know how much sense it makes to you, but it was EMOA with extra-articular deformity, and the patient was a young nurse, was only 48, and this was how she was walking, and therefore the intra-articular deformity was correctable. So we could have corrected the deformity, performed HTO, could have done TKR, but then this is what we did. We did a navigated UKR to know exactly how much deformity we were leaving. There was bone-on-bone deformity. The HTO I don't believe works when there is bone-on-bone. This was the, you can see the posterior cartilage which is intact, which is what is required for a UKR. The ACL is functionally intact, and this is the cuts, and then this was the patient. And this is how the deformity was corrected, and now this is again an old follow-up, but then this is she continued to do very well. The other thing which we found was spontaneous osteonecrosis. You have a young man, 50-year-old, comes with sudden onset severe pain, unbearable. You take the X-rays, X-ray looks reasonably okay. You do an MRI, there is spontaneous osteonecrosis. This joint is not osteoarthritic. Patient is in severe pain. The song can occur in tibia also. I have reviewed manuscripts for JBJ British where they did UKR for the tibial song. But this is the kind of patient, we have about 12 patients now. You see this was osteonecrosis, and then once you prepare for the femoral UKR, and our longest follow-up of one of these, our nurse's father is 10 years. This is another new condition. Do you mind explaining to me that a 50-year-old needs ACL or not? Because in the next room, your sports injury guy is reconstructing the ACL, and here you are cutting the ACL. So is ACL really required? But here, if I am doing the ACL, so he laughed and he said, I'm going to discuss this with my team, and this is really very funny. But this is a paper we published that ACL got avulsed during surgery. We had a femoral going, got AMOA, and there was no way to do a UKR with the conventional instrumentation. So we, by this time the microplastic instrumentation was available, so we went back to the old instrumentation to put in a UKR in this. And this has been actually about 12 years now. We continue to do very well. That was the time when we could ask for and get the old instrumentation also, which is not available now. So we have published quite a lot on UKR. We have published our results with the microplastic instrumentation in Indian patients. We have published on the sizing, because whatever sizing Oxford group gives, the Indian sizing is different. And we have also published that the new instrumentation which they launched was actually useful. And we also published that the patients after UKR who were not doing very well, we did kinematic analysis and saw how the bearing was moving. And we showed that the bearing movement was less when the patients were unhappy or not so happy, and the bearing movement was more, the patients were happy. So that
have a direct correlation how well your patient will do. So when we are doing this, we see flex and extend and see how the bearing is moving. And then we came to the next level. So we published in JBJ's American our results of navigated TKR versus conventional TKR, where we showed that the right heart embolism was much more common after the conventional when you put the rock. You got shower of emboli in your right heart when you drilled the femoral medullary canal, and this all was documented on transesophageal echocardiography, samples from the right heart, and staining to see the fat. And it also happened when you were broaching the tibia. It happened at all stages. So we showed that if you do navigated TKR, then it is much safer because the embolic loop on the right side is much less. So today, if I can't do a UKR on an old and a frail person, I'll do a navigated TKR because that puts less stress. Not on this tibial slope is reverse. It should be either 90 degree or posted slope. It looks like a reverse tibial slope. Little you add okay, sir. So this surgery I did before the lockdown in February 2020. The patient was absolutely fine, full range of motion. He is a known patient to me, so I used to have a Zoom call with him and his son and took a follow-up on the internet itself because he was from Noida and he didn't come up to me to my clinic, so it was online follow-up. And the patient got ossified posteriorly and then the knee straightens because that stretches the posterior capsule. Yes, of course that can be. how long patient was fine? How many? 1.5 years. 1.5 years. Yes, sir. And after that it deteriorated Yes, sir. So- Over a period of 2 months. over the period of. Ankit, one question. No in between before 1.5, no problem like No problem. instability, insecurity, some. Absolutely walking fine. About 7 kilometers a day he was walking. There was no issue at all because we had a lot of talks. His son is my batchmate, so there was no issue anywhere. Ankit, one thing happened in one of my patients, he was from village. And in the village, you know, there's a lab applied Yes, sir. after movement बहुत अच्छा हो जाएगा. And he came with a lot of lab and lot of It's a highly educated from IIT graduate. He's an IIT graduate himself. And this Old one. time, very literate person, knows sort of this thing. I inquired for some neurological flaws because it was post-COVID. He had suffered COVID. I asked about any sort of a brain stroke or a high BP episode. I examined the patellar tendon. I examined everything, but I was not able to think it out. So a lot of steroids for the. no, sir, no steroids. He had mild COVID. More or less all right. In the follow-up arthroscopy, they saw that the medial side cartilage was weak. And the reason is not so difficult to understand. When a patient walks with varus, he loses the medial facet of the pectoral. And many times, even the varus deformity, the predominant complaint is the anterior region, as was in this neurosurgeon's mother. I was very shaky operating on her for a UKR without addressing the pectorofemoral joint. So I have so much so, bone and the bone may evolve, the pectoral tendon can evolve, then of course try to do the femur first, right? Try to do the femur first because many times when you put a tibial moment, you tend to press it. So what was put in a femoral trial and then use a tibial movement to push in. Otherwise, many times you see that your movement will crush the bone. And be careful about the femoral entry bone. Make a very big hole that again weakens the bone considerably. So just weaken the bone, keep the native patella, and if it's a very osteoporotic bone with flexion deformity and you are trying to straighten, you will see that what will happen if you forcibly straighten it, the tibia will actually impact the anterior cortex, it will become straight and will become upscrew. So you want to correct that, but that should be done only with a tibial trial with a stem, because then it will not damage the surface of the tibia. So
always do a trial and straightening with a stent, and then of course don't forget to treat the osteoporosis in these patients. So this is one such example. Another example somewhere where we, this is an extreme case of defect where we lateralize the tibia, and you see what you really nearly kiss the lateral cortex. So when in the country for more than 4.5 decades, and they do very well. So this is one indication, you know, where absolutely I would first go for a medial pivot or a medial constricting. The medial pivot was launched in India by Wright Medical, who have since then folded their business and gone back, but now the other companies are coming in. Very good option for them. So this is a patient with ankylosing spondylitis, bony ankylosis of all the 4 joints, both hips replaced, both knees, you know, were treated. This left knee was treated with a hinge earlier. Then he came back for this knee, bony ankylosis. There cannot be a more difficult knee than this, and you could do it with a medial congruent knee. And